बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 नवंबर का आगाज़ हो गया है हफ्ते के दिन का। ये वो महीना है जिस महीने के हवाले से बहुत महीनों से खबरें आ रही हैं कि ये महीना बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक होगा। इस महीने में खासी गहमा गहमी होगी। ये वही महीना है जिस महीने के हवाले से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च कर सकती है। और मैं पिछली वीडियोज़ में ये बात तफसील से बता चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर इसके हवाले से क्या सोच पाई जाती है। मैं 1 से 1.5 या 2 मिनट के अंदर अंदर उसको दोबारा कंक्लूड कर देता हूँ 1.5-2 मिनट के अंदर। एक तो तहरीक इंसाफ के अंदर जो फैसला साज हैं उनमें से 80% लोग ये समझते हैं कि नवंबर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का आइडियल महीना है। वो ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर भी गर्म है। भारत की जानिब से भी नोटम जारी किया गया है और वहाँ पे जंगी मशकें हो रही हैं। उधर से भी एक सूरत हाल ज़रा टफ है। और साथ इंटरनली पंजाब में सानिया मुरीद के बाद तहरीक लब्बैक एक बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए बनी हुई है। और पाकिस्तान के लोगों के अंदर बड़ा गम और गुस्सा है और हुकूमत बहुत ज़्यादा खौफ में भी है, पैनिक में भी है। पुलिस भी इस वक्त एक पुलिस के अंदर भी एक इस्तराब है। जिस तरह से पुलिस को पहले आज़ाद कश्मीर में भेजा गया, फिर जिस तरह से तहरीक लब्बैक के सामने खड़ा किया गया, ओवरऑल पुलिस के अंदर आपने देखा कि अदील अकबर की खुदकुशी के बाद जो यहाँ पे एसपी अदील अकबर ने खुदकुशी की, तो उसके बाद नून लीग के जो लोग हैं उन्होंने जिस तरह से अदील अकबर के खिलाफ कैंपेन चलाई, तो उससे भी पुलिस के अंदर एक है कि जिनके लिए हम तमाम तर जुल्म जबर बर्बरियत करते हैं, हमारे मरने के बाद जिन भी हालात में उन्होंने खुदकुशी की, तो नून लीग वाले हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। तो साथ ही 19 नवंबर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स है। 23 नवंबर बनती है, 22-23 नवंबर सानिया मुरीद का चेलम तहरीक लब्बैक ने कहा है कि वो उसका इनेकाद मुरीद के में करेंगे। तो तहरीक इंसाफ की फैसला साज 80% क़यादत का ये ख्याल है कि नवंबर आइडियल महीना है जिसमें और इकॉनमी के हवाले से भी खबरें आपके सामने हैं। और गजा के हवाले से जो पाकिस्तान इस वक्त फैसले कर रहा है उसमें भी लोगों के अंदर बड़ा रिएक्शन है। अफगान पॉलिसी के ऊपर भी लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खासतौर पर KPK के लोगों के। और जिस तरह से मोमेंटम बढ़ाते चले जा रहे हैं सुहेल आफरीदी, तो तहरीक इंसाफ की 80% फैसला साज क़यादत का ख्याल है कि आइडियल महीना है नवंबर, हमें मार्च करना चाहिए। अच्छा 20% ये समझते हैं। अच्छा कुछ लोग उनमें से वो जो 80% है जो समझते हैं कि हमें नवंबर में मार्च करना चाहिए, उनमें से कुछ हैं जो ये कहते हैं कि हमें इस बार इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करना चाहिए, हमें रावलपिंडी की तरफ करना चाहिए, हमें लियाकत बाग टारगेट रखना चाहिए या हमें फैजाबाद रखना चाहिए। और उसकी वजूहत वो ये कहते हैं कि जो डी चौक की तरफ जब हम जाते हैं तो जब ये ब्लू एरिया और ये सारा एरिया बंद कर दिया जाता है तो इर्द गिर्द कोई रिहायशी इलाके नहीं है, तो ताकत का इस्तेमाल आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम पिंडी में करेंगे, पिंडी को अपनी मंजिल रखेंगे, तो वहां पे यह है कि लाखों लोग रहते हैं। मरी रोड के इर्द गिर्द लाखों लोग रहते हैं, हजारों लाखों लोग रहते हैं। हर गली मोहल्ले में हमारी सपोर्ट मौजूद है। फिर जब वो ये समझते हैं कि इस बार जब हम आएंगे और हमारे मुतालबात में सानिया मुरीद की जो शफाफ तहकीकात है वो भी हमारे मुतालबात का हिस्सा होगी, तो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी पिंडी की हर गली हर महल्ले से, तो वहां पे ताकत का इस्तेमाल मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी एक अप्रोच, एक सोच है उन 80% लोगों में से कुछ लोगों की जो ये समझते हैं कि हमें नवंबर में जरूर कॉल देनी चाहिए। 20% जो लोग हैं उनका ये ख्याल है कि हमें नवंबर में कॉल नहीं देनी चाहिए। ये एक जज्बाती फैसला होगा। इस वक्त पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा है, इस वक्त पाकिस्तान के साथ नेतन्याहू खड़ा है। इस वक्त अमेरिका को, नेतन्याहू को पाकिस्तान की हुकूमत से ये लालच है कि इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करेंगे। और आपने दानियाल चौधरी का, दानियाल चौधरी नहीं, दानियाल क्या बैरिस्टर दानियाल बहरहाल चौधरी जो भी उनका नाम है, उन दानियाल जिन्होंने वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान की फोर्सेस जो जाएंगी वहाँ पे गजा में, तो उनका जो मैंडेट होगा वो ये होगा कि वो हमास को डीवेपनाइज करेंगे, यानी उनसे असला वापस लेंगी पाकिस्तान की फोर्सेस। और दूसरा यह है कि पाकिस्तान की फोर्सेस इस बात को यकीनी बनाएंगी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो, यानी हमास जो है वो इसराइल को अटैक ना करे। बाकी इस बयान के बाद जो उन्होंने सच बोल दिया, तो उसके बाद फिर बड़ा एक पैनिक था हुकूमत में और फिर तरदीदें करवाई जा रही हैं और कहा जा रहा है नहीं ये हमारा मैंडेट नहीं है। तो बहरहाल एक आध बंदा के मुंह से सच निकल जाता है और उनके मुंह से सच निकल गया। तो इस वक्त हाँ एक चीज की समझ नहीं आ रही, ये जो नवंबर में ये सारे चैलेंजेस हैं हुकूमत के लिए, वहां पे एक चीज समझ नहीं आ रही कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान बैकफुट पे चली गई है। हमें महमूद खान चकज़ई साहब उस तरह से एग्रेसिव या एक्टिव नजर नहीं आते। हमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब एक्टिव और एग्रेसिव नजर नहीं आते। हमें मुस्तफा नवाज खोखर साहब एक्टिव और एग्रेसिव नजर नहीं आते। हमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ओवरऑल
انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان کے اوپر ایک کانفرنس کریں گے، وہ بھی انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ غزہ والے معاملے کے اوپر ہم ریزسٹ کریں گے، وہ بھی ان کی ریزسٹنس اس طرح سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ٹویٹس آئے، لیٹرز آئے، بیانات آئے، ساری اپنی جگہ پہ، لیکن کولیکٹیو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی ہمیں کولیکٹیو کوئی ایفرٹ نظر نہیں آئی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان ہمت ہار بیٹھی ہے، پس پردہ چلی گئی ہے، اور مطلب وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے مزید ریزسٹ نہیں کرنا، ہم نے مزاحمت نہیں کرنی، تو ان کے حوالے سے ایک نظر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی اگریسو حکمت عملی ان کی نظر آ رہی ہو۔ باقی جو ہے وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ ساری آپ کے سامنے۔ اب جب یہ بات سہیل آفریدی صاحب تک پہنچی، اور وہ پہلے بھی کچھ چیزیں پلان کر رہے تھے کہ 27 آئینی ترمیم آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بہت ہی شدید ایک گہما گہمی اور بڑی ایک دونوں سائڈوں سے جو ہے وہ ایک لڑائی والا مہینہ ہے، اور دونوں طرف سے نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، تو ایک کوشش یہ ہو رہی ہے ادھر سے کہ تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنایا جائے، تحریک انصاف کو توڑا جائے، تحریک انصاف کے اوپر نیا اٹیک کیا جائے۔ میرا نہیں خیال کہ اب یہ جو نیا اٹیک ہے تحریک انصاف کے اوپر یہ کارگر ثابت ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ایم پی ایز میٹر نہیں کرتے، میٹر کرتا ہے عمران خان عوام، عمران خان لوگ، عمران خان پی ٹی آئی کے حامی، عمران خان کے پی کے کی گورنمنٹ، عمران خان کے پی کے کے ایم پی ایز، عمران خان کے پی کے لوگ۔ تو یہ تو ابھی تک جو لوگ میٹر کرتے ہیں وہ انٹیکٹ ہیں۔ فارورڈ بلاک بند بھی جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ گئے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ ساری چیزیں۔ اب سہیل آفریدی صاحب نے ایک اور کارڈ کھیل دیا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے کیا یہ ہے، اور یہ ان کی بڑی سمارٹ موو ہے، بڑی سمارٹ موو ہے، ایک اتنی میچیور انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی ہے، ایک ایسی انہوں نے کارڈ کھیلا ہے کہ جو بہت پریشان کن ہے وفاقی حکومت کے لیے اور اس سسٹم کے لیے۔ انہوں نے کیا یہ ہے کہ ایک تو پہلے انہوں نے 22 رکنی ایک کمیٹی بنائی جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں، کے پی کے اسمبلی کے، اور بڑی تگڑی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو کے پی کے اندر آپریشن کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کو وہ کمیٹی دیکھ رہی ہے۔ اس کمیٹی میں سہیل آفریدی صاحب نے اور اسپیکر بابر سلیم سماعتی صاحب نے سوموار کے دن آئی جی کے پی کے ان کو، اور سی ٹی ڈی کے جو کے پی کے ہیڈ ہیں ان کو، اور چیف سیکرٹری ان کو بلائے ہوا ہے کہ ہمیں کے پی کے میں امن و امان کے اوپر آپ آ کر اور بریفنگ دیں۔ اس کے بعد جو ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ منگل کے دن وہ ملٹری سائڈ سے کچھ شخصیات کو بلائیں گے کہ وہ امن و امان کے اوپر بریفنگ دیں، اس 22 رکنی کمیٹی کو آپریشن کے اوپر بریفنگ دیں، آئی بی اوز کے اوپر بریفنگ دیں، اور بتائیں کہ 20-25 سال سے جو آپریشن کے پی کے میں چل رہا ہے تو اب تک کیوں وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اس کی ناکامی کے ذمہ داران کون ہیں، ان جو ذمہ داران ہیں ان کے اوپر کیا رسپانسبلٹی فکس کی گئی ہے، آگے روڈ میپ کیا ہے، اور آپریشنز کے بعد کیا دہشت گردی کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اور اس ساری کے اوپر، اور اس میں یہ بھی شاید ان کا ارادہ ہے کہ مطالبہ کریں گے کہ یہ جو تحریک انصاف پہ الزام لگتا ہے کہ تحریک انصاف وہاں دہشت گردوں کو لا کے اس نے اپنے دور میں بسایا، تو اس کے اوپر بھی کہا جائے گا کہ اس فورم کے سامنے ان تمام میٹنگ کے منٹس جو ہیں وہ لائے جائیں جس کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا یا یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو واپس لا کے بسانا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ چیز اب وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ تو اب دیکھنا ہوگا کہ منگل والے دن کا اطلاعات ہیں کہ منگل والے دن ان ملٹری سائڈ سے شخصیات کو جو ہے وہ بلایا جائے گا اس کمیٹی کے سامنے۔ اس کے بعد جو سمارٹ انہوں نے موو کیا ہے وہ یہ انہوں نے کیا ہے سہیل آفریدی نے، کہ انہوں نے وہ کیا ہے پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈرز ہیں کے پی کے ان تمام کو کالز کی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے کال کیا ہے، ایمن ولی خان صاحب کو انہوں نے کال کیا ہے، سراج الحق صاحب کو کال کیا ہے، امیر مقام صاحب کو کال کیا ہے، آفتاب شیرپاؤ صاحب کو کال کیا ہے، محمد علی شاہ بادشاہ صاحب کو کال کیا ہے۔ اب یہ کے پی کے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ اب سہیل آفریدی صاحب نے ان کو بری طریقے سے پھنسا دیا ہے۔ یہ شخصیات یہ جرگہ اب جمعرات کو شاید بلایا جائے کے پی کے کا، اور اس جرگے میں جو ہے وہ کے پی کے تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کے اور کے پی کے امن و امان کی صورتحال، دہشت گردی کی صورتحال، ملٹری آپریشن، ان تمام چیزوں پہ بات کی جائے گی۔ اب یہ شخصیات اس جرگے میں جاتی ہیں تو بھی سیاسی طور پہ مرتی ہیں، نہیں جاتی تو بھی سیاسی طور پہ مرتی ہیں۔ کیوں جاتے ہیں تو اس میں جو مشترکہ فیصلہ ہوگا اس کو کل کو ان کو آنر کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں جاتے تو لوگ کہیں گے کہ یہ بھاگ گئے ہیں، یہ کمپرومائز ہیں، یہ چابی والے کھلونے ہیں۔ تو یہ جو جرگہ ان ہاؤس ایک جرگہ جمعرات کو ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے، ان تمام پارٹی یہ ان تمام سٹیک ہولڈرز کو جن کو کالز کیے ہیں ان کو بلا کر، تو اس میں شاید میڈیا کے کچھ لوگوں کو بھی بطور آبزرور جو ہے وہ بلایا جائے۔ تو اب یہ انہوں نے سہیل آفریدی صاحب نے یہ موو کر کے اور اپنی میچورٹی کا ثبوت دیا ہے
कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। देखें वो इस वक्त कर रहे हैं, वो एक ही चीज कर रहे हैं कि वो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वफाकी हुकूमत के लिए, इदारों के लिए वो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वो बार बार मिलिट्री ऑपरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, वो कोलैटरल डैमेज के ऊपर बात कर रहे हैं। जाहिर है वफाक अपने कार्ड खेल रहा है, वो अपने कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन दोनों के जो कार्ड्स आपस में खेल रहे हैं, अल्टीमेटली कौन जीता है वो आपने आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और यही टेम्परेचर सुहेल आफरीदी बढ़ाना चाहते हैं और इसमें वो खासे कामयाब हैं। अब बार बार एक ही सवाल होता है, नवंबर में आ रहे हैं नहीं आ रहे। मेरी आज भी एक दोस्त से बात हुई जो आज केपीके में मौजूद थे, वहां से वो वापस आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ। उन्होंने कहा यार मैं तो जितने लोगों से मिला हूं, यंग जो लोग हैं पीटीआई के स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब तो ये समझते हैं कि नवंबर में हमारे पास मार्च के अलावा कोई चारा नहीं है। चाहे हम केपीके की साइड पे आके हम बैठ जाएं और हम आगे ना बढ़े, अटक की पुल की पटरी तक बैठ जाएं, लेकिन हमें हर सूरत में जो है वो आना चाहिए। और आप देखें कि सुहेल आफरीदी अब तक तमाम कार्ड बड़े जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं। आपने कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चित्राल में देखा, वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं सुहेल आफरीदी के। ख्वाजा आसिफ गिदड़ भपकियां धमकियां, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये एंटी स्टेट है और आप कहते थे हम इसको बनने नहीं देंगे, अगला बन गया तो अब शहबाज शरीफ उसकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि तामुन कर रहे हैं, हम आपके साथ तामुन करने को तैयार हैं, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। नहीं नहीं, आप क्यों चलने को तैयार हैं? आप तो बड़ी धमकियां देते थे कि हम नहीं बनने देंगे, अब वो बन गया तो आप कह रहे हैं चलने के लिए तैयार हैं। और आप अभी भी आप प्रोपेगेंडे में लगे हुए हैं कि उनकी जमान पार्क वाली वीडियो जारी कर रहे हैं कि तो दहशतगर्द है। एक तरफ आप उसके खिलाफ नैरेटिव चलाते हैं कि वो दहशतगर्द है, दूसरी तरफ आप उसकी पब्लिकली खड़े होकर मिन्नत तरला करते हैं। ये मिन्नत तरला कुछ लोग पीटीआई के समझते हैं कि ये ट्रैप है और हमें इस ट्रैप में जो है वो नहीं आना चाहिए। तो बहरहाल जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि नवंबर के अंदर चीजें खासी टेम्परेचर हर आने वाले दिन के साथ बढ़ेगा और ये जो सुहेल आफरीदी साहब जो हैं ये अब सोमवार को जो पुलिस, सीटीडी और चीफ सेक्रेटरी और मंगल को मिलिट्री साइड के जिम्मेदारान और फिर जुमेरात को केपीके के जो स्टेक होल्डर्स हैं बड़े, उनका जिरगा। तो ये अब 3 दिन सोमवार, मंगल और जुमेरात इंपॉर्टेंट होंगे पेशावर में। और मंगल को इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, मुलाकात नहीं कराई जाएगी नवंबर में। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि अब नवंबर में इमरान खान साहब की किसी से भी मुलाकात कराई जाएगी, चाहे वो बहनें हो, चाहे वो वकला हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो। और इससे पहले उसके बाद फिर जाहिर है जब 27वीं तरमीम हो जाएगी उसके बाद मुलाकातें होती रहें और जब नवंबर गुजर जाएगा तो फिर शायद इतना दबाव जो है वो बाकी नहीं रहेगा। और इमरान खान साहब ने पार्टी को कहा है कि आप अदालतों के ऊपर दबाव बढ़ाएं, लेकिन हमने नहीं देखा कि बुध, जुमेरात, जुमे को पीटीआई की जानिब से अदालतों के ऊपर कोई किसी तरह का भी दबाव बढ़ाया गया। अब नेक्स्ट वीक में वो क्या करते हैं, दबाव बढ़ाते नहीं बढ़ाते। मुझे सच्ची बात यह है कि अभी तक तो इतना आसान नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ दबाव बढ़ाए अदालतों के ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब उनको कह रहे हैं कि जाके आप सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाएं, हाई कोर्ट में बैठ जाएं और जब तक मेरे केसेस की तारीख ना मिले आप ना उठें। लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ कम अज कम इस हद तक जाती हुई नजर नहीं आ रही। हाँ, अगर वो फैसला करते हैं तो वो सामने आ जाएगा, लेकिन देखते हैं जी चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। और 1 नवंबर से ही मामलात गर्म हो गए हैं, 1 नवंबर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है और सुहेल आफरीदी रोजाना ऐसी एक्टिविटीज अब आगे करेंगे, 1-1, 2-2, जिससे टेम्परेचर जितना वो बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएं। और उनका ये ख्याल है कि अगर हम टेम्परेचर से बढ़ा लेते हैं तो ये भी हो सकता है कि कोई खान साहब के साथ बराह रास्त जाके कोई बात शुरू कर दे। देखिए ये जो है ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब से फवाद चौधरी साहब का या इमरान इस्माइल साहब का इन लोगों का जाके मिलना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर तो कोई ये संजीदा इस मामले में तो फिर यह है कि जाज चौधरी साहब, यास्मीन राशिद साहबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, उमर सरफराज सीमा साहब, मियां महमूद रशीद साहब, इनको 2 गाड़ियों में बिठाएं, इनको अडयाला ले जाएं, इमरान खान के सामने बिठाएं, इमरान खान साहब से इनकी बात करवाएं, तो वो इमरान खान को तजवीज़ दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं। बाकी फैसले इमरान खान ने करने, जिसने भी बात करनी है वो जाके इमरान खान से बात करे। इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ में से फैसलों का इख्तियार किसी के पास नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।